गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट सेशन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी लाइन छूटेगा नहीं और सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे। एक नोट्स लेके बैठिएगा, रफ पेज या फिर जो आप लेके बैठ सकते हैं, पेज एक लेके बैठिएगा ताकि आप लिख भी सकें उसके बारे में कुछ। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है ये। पहला चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, तो नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ये नोट्स ही आपके काम आएंगे, क्योंकि आप बुक बैठेंगे नहीं रिवाइज करने, नोट्स रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एक लाइन देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में, है ना। कह रहा है, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है, यानी कि जो सजीवों की दुनिया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर रहते हैं वो कितने आश्चर्यजनक हैं, है ना। बहुत आश्चर्यजनक है। अलग अलग वैरायटी के आप जीव देख सकते हैं। अपने घर के आसपास भी आप देख सकते हैं। आपके पास कोई पेट एनिमल है, कोई पालतू एनिमल है, तो उसके बारे में भी देख सकते हैं। डॉग है या फिर कैट है, काऊ है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि कितने अमेजिंग टाइप के ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या जीव जंतु रहते हैं। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा रेंज बहुत अमेजिंग है ना। एक छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक पृथ्वी पे पाए जाते हैं। वही कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप अमेजिंग है, बहुत आश्चर्यजनक है ना। अर्थ पे अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में देखें आप तो अलग अलग टाइप के जीव देख सकते हैं। यही यदि आप ओशियन में चले जाएं तो बहुत सारे आप जीव जो है देख सकते हैं। कह रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है, कहीं भी पूरे अर्थ पे कहीं भी वो पाए जा सकते हैं, है ना। कह रहा है कि कोल्ड माउंटेन, यानी कि हो सकता है कि वह ठंडे पहाड़ों पर भी हो, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट, घने जंगलों में भी हो। ठंडे पहाड़ों पर रहने वाले भी जीव होते हैं, घने जंगलों में रहने वाले जीव होते हैं। ओशियन, समुद्र के नीचे पानी में भी रहने वाले जीव होते हैं। फ्रेश वाटर लेक, यानी कि झीलों में भी जो साफ पानी होता है उसमें भी रहने वाले जीव होते हैं। डेजर्ट में रहने वाले जीव होते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहने वाले जीव होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, हम लोग को स्पीचलेस करते हैं, यानी हम लोग की बोलती बंद कर देते हैं। इतने अमेजिंग है, हम लोग नेचर को इतना अमेजिंग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी आपका पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बन पाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बनाना भी चाहे तो इसमें से कोई क्वेश्चन क्या ही बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है और यहाँ से बनता है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। खैर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ते चलेंगे, लाइन क्योंकि छोड़ना नहीं, हम लोग को सब कुछ पढ़ते जाना है। एनसीईआरटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है सब कुछ पढ़ना है, तो ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कह रहा है द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड एंड वैली ऑफ फ्लावर और अटैकिंग शार्क इवॉक एंड डीप सेंस ऑफ अ वंडर। मतलब ये कह रहा है कि जो गैलोपिंग हॉर्स होते हैं, यानी कि घोड़े जो दौड़ते रहते हैं ग्रुप में, है ना। पहाड़ों पर जो घोड़े आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो घोड़े होते हैं एक साथ दौड़ते हैं पहाड़ों के हरियाली में, जहाँ पे ग्रीन लैंड रहता है ना। तो उसके बारे में बात हो रहा है। माइग्रेटिंग बर्ड, यानी कि हम लोग के ऊपर से बहुत सारी पक्षियाँ जो है क्या करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक उड़ के जाती हैं, जिसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी न कभी देखे होंगे।
द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी के बारे में कह रहा है। अटैकिंग शार्क, जो ओशियन यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो शार्क हैं वो जो है अटैक कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म पर। ये क्या करता है? डीप सेंस ऑफ वंडर, ये हम लोगों के लिए मतलब कि वंडर, आश्चर्य के लिए बहुत मतलब आश्चर्यचकित कर देता है ये सारी चीज़ें हम लोग को। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन जैसे ह्यूमन के पॉपुलेशन हो गया, इनका आपस में क्या एक दूसरे से कोऑपरेशन है। देखिए दो चीज़ें हैं, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। एक दूसरे से क्या लड़ाई है, मतलब क्या कंपटीशन है, और एक दूसरे के साथ क्या सहायता करते हैं, ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब उसके बारे में कह रहा है कि पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन ले लिए या फिर डॉग हो गया, कोई एक स्पीसीज़ का पॉपुलेशन हो गया, उसमें आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और क्या कोऑपरेशन है, इसके बारे में। एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल में, मतलब कह रहा है कि एमंग पॉपुलेशन यानी दो पॉपुलेशन के बीच। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, देखिए दो वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के मेंबर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और क्या कोऑपरेशन है, और एमंग पॉपुलेशन यानी दो पॉपुलेशन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कोऑपरेशन है ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के दो पॉपुलेशन में। आर इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। ये सब हमको बताता है कि ये सब जो है लाइफ क्या है ना। लाइफ के बारे में पूछता है कि ये सब जो है लाइफ कैसे है और क्या है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, लाइफ क्या है। अब कहता है कि इसमें दो क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, इसमें दो क्वेश्चन अपने आप हैं, है ना, इस क्वेश्चन में, यानी कि लाइफ क्या है, इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड द सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग, यानी कि फर्स्ट जो है बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है ना। अपोज कह रहा है कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है। एक टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, और दूसरा कह रहा है फिलोसॉफिकल। देखिए क्या कह रहा है, एंड द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है फिलोसॉफिकल है, यानी कि इसमें जो है लाइफ का पर्पस क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है तो उसका पर्पस क्या है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हम लोग की लाइफ का क्या पर्पस है, क्या पढ़ाई करके नौकरी करना, या क्या ही पर्पस है हम लोग के लाइफ का, आप लोग बता सकते हैं, है ना, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे एज अ साइंटिस्ट, तो क्या कर रहा है, एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन एज अ साइंटिस्ट, मतलब कि हम लोग साइंटिस्ट की तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ लिविंग, हम लोग केवल इस पर ध्यान रखेंगे कि क्या लिविंग है और ये नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है ना। यानी कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनसीईआरटी का। ये हर लाइन जो है बहुत अपने आप में बहुत डीप होता है, यानी कि इसको अगर समझने के लिए रेफरेंस बुक का सहारा लिया जाता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, है ना। मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारा अर्थ है, उस पर अलग अलग स्पीसीज़, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग कम्युनिटी पाई जाती है, उनका आपस में क्या रिलेशन है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे के साथ क्या कंपटीशन है, उसी सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब पहले चीज़ आता है, चैप्टर का नाम है लिविंग, तो हम लोग पढ़ेंगे लिविंग होता क्या है ना, व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग होता क्या है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते चलेंगे, नोट करते चले जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ लिविंग, तो हम लोग नोट कर लेंगे व्हाट इज़ लिविंग, हेडिंग डाल लेते हैं व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग, है ना। कलर हम लोग को चेंज करना चाहिए थी,
ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक कलर ले लेते हैं और लिखते हैं हेडिंग व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या चीज़ है ना। ये हम लोग का हेडिंग हो गया व्हाट इज लिविंग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसको हम फुल कर देते हैं ठीक स्क्रीन को, उसके बाद जो है अच्छे से दिखेगा। है ना। अब कहता है लिविंग के बारे में, लिविंग क्या चीज़ है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करने के लिए ट्राई करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर देखते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर देखते हैं जो लिविंग के बारे में बता सकते हैं। मतलब कि क्या हम लोग लिविंग को जो है डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन ओनली कैरेक्टराइज। यानी हम लोग अगर कहा जाए कि आप जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डिफिनीसन दीजिए, तो ऐसा कोई डिफिनीसन नहीं होता है। उसके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो ये काम कर रहा है, तो कोई भी अगर चीज़ है ये काम कर रहा है तो उसको हम लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज़ लिविंग के होते हैं। कह रहे हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि लिविंग क्या है, तो हम लोग के दिमाग में तुरंत आता है यदि कोई ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ कर रहा है ना, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो संवेदनशील है यानी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब कैरेक्टर उसमें है, तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है ना। हमारे दिमाग में ये तुरंत आता है। अगर कोई पूछता है कि लिविंग क्या है, तो हम कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील है यानी सेंस कॉन्शियस है, तो ये जो है कैरेक्टर उसमें आते हैं, उसको हम लिविंग कह सकते हैं। एज यूनिक कह रहा है, एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है यूनिक फीचर होते हैं ऑर्गेनिज्म के। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस। मतलब कह रहा है कि कुछ जो है, मतलब एक के दिमाग में ये आ सकता है, कुछ और है उनके दिमाग में कुछ और आ सकता है। जैसे कह सकता है कोई जो है ऐड कर सकता है क्या उसमें, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। यानी कि एनसीईआरटी एक लिस्ट बनाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या क्या उसमें है। कोई जो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट को प्रति संवेदनशील है यानी कॉन्शियस है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड और क्या करें, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट एंड इमरजेंस। ये जो है एक लिस्ट बना के बताता है एनसीईआरटी की कौन कौन ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस, यानी कि अब सबको एक एक करके स्टडी करते हैं, है ना। यानी ग्रोथ क्या चीज़ है, रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें लिविंग के, केवल लिविंग के कैरेक्टर है जो लिविंग में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, हालांकि इसे क्वेश्चन तो नहीं बनता है कि क्या फीचर होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एक लिस्ट बना के जो एनसीईआरटी देती है उसके बारे में, क्योंकि अगर पूछ देता है क्या फीचर होता है तो उसके और भी आंसर बन सकते हैं, है ना। ये पूछता है कि डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो क्या होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। एनसीईआरटी कह रही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं।
है ना। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का कैरेक्टर बता रहा है कि इंक्रीज इन मास, यदि कोई ऑर्गेनिज्म है वो मास में बढ़ रहा है, यानी उसका मास बढ़ रहा है और उसका नंबर बढ़ रहा है, तो ये किसका कैरेक्टर है, ये ग्रोथ का कैरेक्टर है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या चीज़, ग्रोथ। ये जो ग्रोथ दिया हुआ ना, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग नोट करेंगे हेडिंग बना के, ठीक है। हेडिंग डालते हैं पहले। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग, इसके बारे में हम लोग जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहेंगे और कंक्लूजन निकालते रहेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग डालेंगे क्या चीज़, ग्रोथ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ हेडिंग डाल लेते हैं। ग्रोथ है ना, कह रहा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है ना। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। पेन का साइज थोड़ा कम किया जाए। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। विजिबल है ये, बहुत पतला चल रहा है, इसको मोटा लिखना चाहिए। ये भी हो गया। लिखते हैं ग्रोथ क्या चीज़ होता है, तो नोट बनाएंगे। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर of individual are twin characteristics of, अगला पेज ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखना था। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, है ना। इस लाइन से डायरेक्ट एनसीईआरटी से मतलब कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रोथ के क्या दो कैरेक्टर हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है नंबर में इंक्रीज कर रहा है और उसका मास भी बढ़ रहा है, तो ये किस चीज़ का करेक्ट क्या चीज़ शो कर रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ मल्टी सेलुलर A multicellular organism ग्रो बाय द सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे ग्रो करता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो लाइनें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना। यानी कि कैसे भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर है, उसमें कैसे ग्रोथ होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ होता है, वो सेल डिवाइड करके ग्रो करेगा, ठीक है।
इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में क्या होता है कि ये जो सेल डिवीजन है होता है उनके लाइफ टाइम तक, जब तक प्लांट रहेगा तब तक उनमें सेल डिवीजन होता रहेगा, वो ग्रोथ करते रहेंगे। इन एनिमल सेल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ जो है कुछ ही समय तक दिखता है, सर्टेन एज तक दिखता है, एक एज के बाद उनमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। हाउएवर द सेल डिवाइड अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एनिमल में कह रहा है कि ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक ही होता है, लेकिन कुछ सर्टेन टिश्यू है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर डैमेज हो रहा है तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा। सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अगर सेल कोई ख़राब हो रहा है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। क्या बता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन करके ग्रो करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है ना, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या यीस्ट हो गया, ये जो है डिवाइड करता है और दो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ के हमने कैरेक्टर देखे कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी कि ये नंबर में जो है इंक्रीज हो रहा है, ये एक था अब जो है एक दो हो गया, तो इंक्रीज इन नंबर में भी इंक्रीज हो गया, तो कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। वही बात कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो तो सेल डिवीजन करते हैं लेकिन फिर भी उनमें मास में भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये क्या करता है, ग्रो करता है कैसे, सेल डिवाइड करके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर दिया जाए। अब आता है, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ होता है आप इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आप आसानी से देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब पे क्या आप जो है करा सकते हैं, खुद से एक पेट्री डिश लीजिए, उसमें कुछ फूड पार्टिकल रख दीजिए ताकि जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो खा सकता है, और उसमें जो है कोई बैक्टीरिया वगैरह डाल दीजिए, वो अपने आप ग्रो करता रहेगा, है ना। अब माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देख सकते हैं, पहले एक बैक्टीरिया था, अब जो है मिलियंस की संख्या में बैक्टीरिया हो गए हैं, अगर फूड पार्टिकल रहा तो। कह रहा है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये जो है लाइन इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसको हम लोग नोट करेंगे दूसरा करके। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड plants growth and reproduction are mutually exclusive. Growth and reproduction are mutually exclusive। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी एक जो दूसरे पे ये जो है डिपेंड नहीं रहते हैं, अलग अलग प्रक्रिया है, ग्रोथ एक अलग प्रक्रिया है और रिप्रोडक्शन अलग प्रक्रिया है ना, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में। कह रहे हैं, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर बॉडी के मास में ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट इन बॉडी मास, अगर बॉडी के मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ इट टेक प्लेस इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर हम देखें कि जो बॉडी मास में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको क्राइटेरिया लें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आल्सो ग्रोथ, वो भी ग्रोथ शो करता है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, यदि हम सिर्फ इसको लेके चलें कि इंक्रीज इन बॉडी मास, यदि बॉडी के मास में इंक्रीमेंट होना है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकता है, ग्रोथ शो कर सकता है। देखिए
कुछ एग्जाम्पल उसके बताए हैं, कैसे कि जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं वो ग्रो करते हैं, जो बोल्डर्स होते हैं एंड सैंड माउंट्स जो होते हैं ये सब ग्रो करते हैं। माउंटेन्स कैसे ग्रो करते हैं, जब विंटर का सीजन आता है तो उस पर क्या होता है, ठीक है, कि जो बर्फ़ होता है, आइस होता है, उस पर जम जाता है और पहाड़ के साइज में इंक्रीमेंट होने लगता है। या फिर हो सकता है कि कहीं से तेज़ आंधी तूफान आया और उस पर आके चीज़ें इकट्ठा करता चला गया। बोल्डर्स यानी कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा हम डाल देते हैं पानी में तो पानी एब्जॉर्ब करके ग्रोथ थोड़ा उसके बॉडी मास में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। सैंड माउंट्स आर ग्रो। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface। ये जो ग्रो होता है वो कैसे होता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यदि ग्रो शो कर रहा है तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल है ना, उसका जो भी बॉडी है उसमें एक्यूमुलेशन होता है बाहर से, है ना कि इंटरनल ग्रोथ। आगे देखिए क्या करें। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो ग्रोथ जो होता है इनसाइड होता है। हम क्या लिख सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ इज़ ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख सकते हैं हम लोग इंटरनल ग्रोथ occur in only लिविंग, यानी कि इंटरनल जो ग्रोथ होता है वो केवल किस में होता है, लिविंग में होता है, इनसाइड। जबकि अगर आउटसाइड से देखें तो क्या होता है कि आउटसाइड किसी भी नॉन लिविंग में हो सकता है ग्रोथ, एक्यूमुलेशन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए कह रहा है कि ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे, अब ग्रोथ पता चल गया कि क्या है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किस चीज़ का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मतलब कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं और कोई लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। सभी ऑर्गेनिज्म, एक लाइन है कि सभी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। किस क्राइटेरिया पे आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि सभी ऑर्गेनिज्म ग्रो तो करते हैं लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, ठीक है। यदि पूछ देगा कि आउटसाइड या इनसाइड, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ, देखिए ग्रोथ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर ही लेते हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। ये हो गया ग्रोथ, ये दो टाइप के, एक हो गया इंटरनल ग्रोथ, एक हो गया एक्सटर्नल ग्रोथ, है ना। यानी कि अगर बॉडी के मास में अंदर से कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंटरनल ग्रोथ हो गया। और एक्सटर्नल ग्रोथ एक्यूमुलेशन, कोई चीज़ें इकट्ठी होकर यदि उस पर आ रही हैं तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो इंटरनल जो ग्रोथ होता है वो कौन सा करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल ग्रोथ, जो इंटरनल ग्रोथ होता है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ को नहीं कहेंगे, ग्रोथ इज नॉट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइंड प्रॉपर्टी, बट इंटरनल ग्रोथ कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। इंटरनल ग्रोथ
कैन बी, हेडिंग डाल लेते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद लिखते हैं रहते हैं उसको। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में अभी तक हमने एक देखा कि क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंटरनल ग्रोथ है ना, इंटरनल ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ को नहीं ले सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। फुल पेज कर लिया जाए। Condition under which it can be observed in non-living organism have to be explained and then we understand that it is characteristic of living organism। यानी कि कौन सा कंडीशन है उसको हम देख के एक्सप्लेन करेंगे कि ये लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करते हैं, लेकिन इसके लिए ये भी होना चाहिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ नहीं होना चाहिए, तब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। सभी ऑर्गेनिज्म ग्रो तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उनमें ग्रोथ हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते। सिर्फ ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते, लेकिन इंटरनल ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रख सकते हैं, है ना। एक चीज़ तो आ गया कि यदि किसी चीज़ में इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लिविंग कह सकते हैं, मतलब एक कैरेक्टर हमें मिला ग्रोथ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन जैसे कि है ना, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही जैसे ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था ना कि डिफाइनिंग फीचर था वो लिविंग का, है ना, वैसे ही रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कि डिफाइनिंग फीचर है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑफ रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more than one or less similar to those parent, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम रिप्रोडक्शन कैसे शो करा सकते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, कोई ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, वो अपने जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा सकता है, जनरली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन, ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, यानी फंगी में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, है ना। ईस्ट और हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि फंगी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो मल्टीप्लाई इजिली बाई एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। दूसरा आता है लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, इनमें क्या होता है, बाई बडिंग, है ना। तो इसको भी आप नोट बना सकते हैं, है ना। दूसरा पेज ले लेते हैं और जो है लिखते हैं, ग्रोथ तो हो गया, रिप्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी। अगला टॉपिक है हम लोग का रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल लेते हैं। रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो फंगी होता है, फंगी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है,
एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं उनमें। ईस्ट एंड हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बर्डिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म वी हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रू रीजनरेशन। अब प्लेनेरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है, दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। यदि देखिए प्लेनेरिया में ये होता है कि उसका कोई पार्ट टूट गया है ना, प्लेनेरिया को कोई भी फिजिकल बैरियर से किसी भी तरीके से उसका पार्ट टूट गया है तो वो नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये जो है कोई ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, है ना, ठीक, प्लेनेरिया है। किसी भी तरीके से यदि इसका इतना सा पार्ट कट जाए, ये छोटा वाला पार्ट है ना, तो ये क्या करेगा, पूरा नया ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करा देगा, है ना। और ये कहीं से भी कट जाए, इधर से कट जाए, इधर से कहीं से भी कट जाए, इसका पूरा जो है ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो हो सकता है। इसको कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। ये किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में। और प्लेनेरिया ही एक ऐसा जीव है जिसको साइंस की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में इस पे रिसर्च करके 4 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। इस पे रिसर्च चलता रहता है ताकि इसमें अगर कोई ऐसा जीन है जो इस छोटे से पार्ट को, मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, यहाँ से कट गया तो ये छोटा सा जो पार्ट है नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसमें क्या ऐसा जीन है जो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो वही जीन को एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की कोशिश साइंटिस्ट लोग करते हैं। यदि वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि उसका लिम्ब, हाथ या पैर जो है किसी भी तरीके से कट गया या चोट लग गया, ठीक है, तो नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गन बन सकता है ना। तो उसी जीन को निकालने का कोशिश साइंटिस्ट लोग करते हैं। अभी तक शायद सफलता नहीं मिली है ना, और इस पर 4 बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो प्लेनेरिया को हल्के में नहीं लेंगे। इसीलिए जो कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। कौन सा जीन, कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किसी को नहीं पता। किस चीज़ से किस चीज़ का मेडिसिन बन जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करके रखनी चाहिए, रखी जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द फंगी फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब फंगी में, एल्गी में, मॉस में जो है क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन एंड जो रीजनरेशन होता है लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये जो है कोई ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंट हो गया, इसका कोई फ्रेगमेंट जो है टूट गया तो ये जो है बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कोई भी पार्ट जो है पूरा बन जाएगा। ठीक है, खैर इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कभी ये चैप्टर में आगे आएगा। फिलहाल तो इतना समझिए कि फंगी है, और फंगी है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हैं। ये सब क्या करते हैं, इजीली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। When it come to unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth। अगर हम यही चीज़ रिप्रोडक्शन को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो ये क्या होता है, ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस होता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसे होते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है ना, कोई बैक्टीरिया है, इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है ना। सेल डिवाइड होगा तो ये 2 बनेगा। 2 बना कैसे, सेल डिवाइड करके। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल डिवाइड भी हो रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। 1 से 2 तो बन गया, आपने जैसे कॉपी तो बना रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है और जो है 2 में बन भी जा रहा है। यानी सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिनोनिमस है ना, ये कह रहा है। तो ये लाइन ध्यान रखेंगे। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, है ना, ये लाइन ध्यान रखेंगे।
यदि आप अच्छे से नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि क्या कह रहा है, फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है, फंगी रिप्रोड्यूस थ्रू, फंगी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल। ठीक है। अब दे रखा है कि ईस्ट एंड हाइड्रा, तो लिख देंगे ईस्ट एंड हाइड्रा। ये कैप्टन अमेरिका वाला हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है। ऑब्जर्व बडिंग, इसमें क्या होता है, बडिंग होता रहता है ना, बडिंग। अब क्या कर रहा है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या करता है, ट्रू रीजनरेशन शो कराता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है। अब प्लेनेरिया के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, पोटोनिमा मॉसेस। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, फंगी लिख लेंगे, मॉसेस है ना, इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन। खैर ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो चैप्टर आएगा तो सब आप पढ़ेंगे ही। ये सिर्फ केवल इंट्रोडक्शन बता रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ बता देता है और आगे यही सब चैप्टर में पढ़ना होता है, इसी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। खैर ये सब लिखने की कोई बात नहीं है, इसे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बनने वाला है, नहीं बनता है, हालांकि आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। लेकिन ये लाइन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म like bacteria, यूनिसेलुलर एल्गी लिख लेंगे, अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस with growth, that is increase in number of cell, increase in number of cell। यानी कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन हो या ग्रोथ हो, बात एक ही है, या तो वो अपना सेल का नंबर बढ़ाए या फिर रिप्रोड्यूस करके सेल का नंबर बढ़ाए या सेल डिवाइड करके बढ़ाए, हम दोनों एक ही को कहेंगे। कह रहा है वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ आर इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि जो ग्रोथ होता है इक्विवेलेंट होता है इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास, या तो सेल नंबर में इंक्रीमेंट हो या फिर मास में उसके इंक्रीमेंट हो। हैंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि वो ग्रोथ कर रहा है या फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है। आपको एक पेट्री डिश दे दिया जाए, उसमें जो है एक बैक्टीरिया डाल दिया जाए, ये जो है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड करके ढेर सारा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, ये रिप्रोडक्शन करके ढेर सारा हो रहा है कि ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो हम बहुत क्लियर इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है, further there are many organisms which do not reproduce, mule, sterile worker bee, infertile human couples, मतलब कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। ठीक है,
Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. यानी कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो है सभी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम लिख सकते हैं नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, है ना। नो नॉन लिविंग नो नॉन लिविंग कैन रिप्रोड्यूस। कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बट ऑल लिविंग आर ऑलवेज। क्या जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑलवेज रिप्रोड्यूस, ये जो है एक क्वेश्चन मार्क है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या कोई भी मतलब सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने दो कैरेक्टर देखा है। क्या? एक जो है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में तो हमने एक चीज़ देख लिया कि इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन में हो रहा है। ठीक है, यानी ग्रोथ के दो पहलू, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से हटा दिए गए हैं, मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए एक लाइन क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्लिकेट नहीं करता है या रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट ऐसा नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कौन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, है ना, और म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर्स भी हो गए, ये सब जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब जो है तीसरा कैरेक्टर आता है, क्या चीज़? मेटाबॉलिज्म, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं हम, क्या? मेटाबॉलिज्म। हमने एक पेज बनाया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में अभी तक केवल लिखी है इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आता है, यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है। देखिए मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आ जाते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी चीज़ का ब्रेकडाउन, यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, तो कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? सिंथेसिस, यानी कि कोई भी चीज़ यदि बॉडी में बन रहा है तो क्या होता है? वो एनाबॉलिज्म होता है ना। यानी कि सिंथेसिस हो रहा है किसी चीज़ का तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो देखिए मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन, मतलब उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है कि नहीं है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, यानी लाइफ का एक और कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। All living organisms are made up of chemical. These chemicals are small, big, belonging to the various classes, size, function, etc. are continuously being made and changed into some other biomolecule. कह रहा है कि जो सभी ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से बने होते हैं। These chemical are big, वो बड़े हो सकते हैं,
बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के हो सकते हैं, स्मॉल साइज के हो सकते हैं, फंक्शन अलग अलग काम कर सकते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड, लगातार बॉडी में बनते रहते हैं और उसमें जो है चेंज होते रहते हैं अदर बायो मॉलिक्यूल्स में, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं, एक ही मॉलिक्यूल दूसरे में बदलता रहता है, स्मॉल होता है, छोटे होते हैं, अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, आर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये कन्वर्जन होता है केमिकल रिएक्शन का या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। एनसीईआरटी क्या कहती है, दीज कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है यानी कि जो बन रहा है एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, आर केमिकल रिएक्शन, या तो वो केमिकल रिएक्शन है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक साथ जो है हजारों की संख्या में, थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हजारों की संख्या में हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एक साथ ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर, उनमें मेटाबॉलिज्म जो है होता रहता है। ऑल प्लांट एनिमल फंगी माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी प्लांट फंगी या फिर माइक्रोब है मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या चीज़, द सम टोटल, यानी कि हम लोग के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको ऐड कर दिया जाए, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन आप लोग ध्यान रखेंगे। इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट रिफ्रेम हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ध्यान रखेंगे। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको सबको आपस में ऐड कर देंगे, मतलब सबको एक साथ क्या कह देंगे, मेटाबॉलिज्म। यदि आप लोग नोट करना चाहें तो मेटाबॉलिज्म के बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या चीज़, सम टोटल ऑफ ऑल, नोट करते हैं, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल द chemical reaction occurring in our body, chemical reaction occurring in our body is metabolism, यानी कि हम लोग के बॉडी में जितने भी रिएक्शन हुए रहते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है ना। कह रहा है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लैब में भी करा सकते हैं, क्योंकि एक सेल में होता है, एक सेल यदि लैब में है तो हम उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन देख सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, यदि कोई टेस्ट ट्यूब में एक आइसोलेटेड रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको ना ही लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एक्सेप्शन, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का,
है ना। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। देखिए इस स्लाइड में हम इसको ऐड कर लेंगे, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऐसे पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया, इंटरनल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो और बनाएंगे क्या चीज़ें। फिलहाल तो अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। यानी कि किसी एक विट्रो यानी किसी टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जा रहा है कोई लिविंग रिएक्शन, तो लिविंग थिंग तो नहीं है लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शन है ना। तीसरी चीज़ क्या कर रहा है, हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म। यानी कि एक लाइन में और कह रहा है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या चीज़ है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। थर्ड में ऐड कर लेंगे क्या चीज़, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सिंगल सेल से, मतलब एक एक सेल के मिलके बने रहते हैं। यदि वही आप नॉन लिविंग थिंग्स में जाए तो आप एटम और मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, है ना। लेकिन लिविंग्स में आए तो हम सेल और टिश्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए रहने देते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा स्पीड को फास्ट रखेंगे। ठीक है, काफ़ी ये तो स्लो था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ध्यान रखते रहिए अपना।